Hello everyone. Today we'll study the second part of our chapter Early Kingdoms. Towns. Villages that grew in size became towns. Towns also grew around centers of trade and craft. Sometimes artisans and craftsmen came together to work as a group. These places developed into towns. Ujjaini, Vaishali, Ayodhya, Kaushambi, Tamralipti, and Champa were some important towns of this period. अब विलेजेस जो हैं वो धीरे धीरे साइज में बड़े होने लगे और वो टाउन्स बन गए. टाउन्स जो है वो ट्रेड के अराउंड जो सेंटर्स थे वो टाउन्स बने जहाँ ट्रेड ज़्यादा हो रहा था, क्राफ्ट ज़्यादा था, क्राफ्ट्समैन ज़्यादा थे. तो वो वाले विलेजेस जो हैं वो टाउन्स में डेवलप होने लगे. और कई बार क्या होता था, कुछ आर्टिस्ट, कुछ क्राफ्ट्समैन जो हैं वो एक साथ एक ग्रुप बनाकर एक जगह पर इकट्ठे होते थे और वहाँ पर वो काम करना स्टार्ट करते थे. तो उससे भी टाउन्स को डेवलप होने में हेल्प मिली. और उस टाइम पीरियड के जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे वो थे उज्जैनी, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति और चंपा. Society. The people were grouped into varnas. There were four varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. These varnas were decided on the basis of birth. This means that if a person was born in a Brahmin family, that person would automatically become a Brahmin. अब उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और उन ग्रुप्स को बोला जाता था वर्णास. तो बेसिकली 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और ये वर्ण कैसे होगा, मतलब कौन पर्सन किस वर्ण का होगा, ये डिसाइड होता था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. मतलब अगर किसी ने ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण हो जाता था. जिसने क्षत्रिय फैमिली में बर्थ लिया वो क्षत्रिय हो जाता था. People of different varnas perform different tasks. The Brahmins were expected to teach the Vedas and perform religious rituals and sacrifices. The Kshatriyas were warriors and fought wars. The Vaishyas were involved in trade and agriculture. Only the first 3 varnas could study the Vedas and perform sacrifices. The Shudras had to serve the other 3 groups. In addition, there was another group of people, the untouchables, who were even lower in social rank than the Shudras. अब जो अलग अलग वर्ण के लोग थे वो अलग अलग काम किया करते थे. तो जो ब्राह्मण्स होते थे उनका काम होता था लोगों को वेदों के बारे में सिखाना, रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करना और सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करना. मतलब जितना भी पूजा पाठ वगैरह होता था वो सब जो है वो ब्राह्मण करवाते थे. जो क्षत्रिय थे वो वॉरियर्स होते थे, वो लड़ाई लड़ते थे, सोल्जर्स होते थे, अपने देश की रक्षा करते थे. और जो वैश्य होते थे वो ट्रेड और एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे. जितना भी कॉमर्स, ट्रेड होता था, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती थी, ये सब जो हैं ये वैश्य किया करते थे. और जो शूद्र होते थे उनका काम होता था इन तीनों सेक्टर्स को सर्विस करना. मतलब कि इनके घर में अगर किसी को काम की ज़रूरत है तो वो शूद्र को अपॉइंट करेगा कि वो आके उनके घर में काम करे, साफ़ सफाई का, या ऐसे जैसे अभी हम मेड्स और सर्वेंट्स को अपॉइंट करते हैं. तो जो शूद्र ग्रुप के जो लोग थे उनको एज अ मेड या सर्वेंट अपॉइंट किया जाता था इन 3 सेक्ट में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास में. और जो उस टाइम पर वेदास जो हैं वो शूद्र नहीं पढ़ सकते थे. शूद्र जो हैं वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे. बाकी जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते थे. और उसके अलावा एक और ग्रुप था जिनको बोला जाता था अनटचेबल्स. ये अनटचेबल्स जो होते थे ये लोअर कास्ट होती थी, ये शूद्रा से भी नीचे काम करते थे. The birth-based Varna system was disliked by people of the lower Varnas. Over time, the Varna system became more and more rigid. Professionals became hereditary and there were separate rules for each Varna. तो ये बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम जो था इसको लोअर कास्ट के जो लोग थे वो कभी भी पसंद नहीं करते थे. जो लोअर वर्ण के लोग थे वो कभी भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बाय बर्थ ही डिसाइड हो गया कि उनको तो हमेशा खाली बस सर्विस ही प्रोवाइड करनी है इन लोगों को.
तो उनको कभी भी ये अच्छा नहीं लगता था। और टाइम के साथ ये वर्ण सिस्टम जो है ये और ज़्यादा रिजिड हो गया, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा रिजिड हो गए थे। और जो प्रोफेशंस हैं वो भी हेरिडिटरी हो गए थे, मतलब जो वीवर है उसका बेटा वीवर ही बनेगा, जो कारपेंटर है उसका बेटा कारपेंटर ही बनेगा, ऐसे रूल सा बन गया था। और हर वर्ण के लिए सेपरेट रूल्स थे सोसाइटी में। Magad. Magad was a monarchy ruled by a king. During this period, it was the most powerful Mahajanpad. This was due to many factors. तो मगध जो था वो एक मोनार्की था, मतलब वो वहाँ पर एक राजा का राज था, और इस टाइम पीरियड में वो सबसे बड़ा पावरफुल महाजनपद था। और इसके क्या रीजंस थे कि वो सबसे बड़ा महाजनपद था। Magad was located in the Gangetic Basin where the soil was very fertile and yielded good harvest. Land tax was high and it provided a large income for the kingdom. This enabled the kings to maintain a large army. तो मगध जो था वो गंगेटिक बेसिन में लोकेटेड था, तो वहाँ की जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी, वहाँ पर प्रोडक्शन जो है फसलों का वो बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छी हार्वेस्ट होती थी। तो उसकी वजह से लैंड टैक्स जो है वो किंग जो ज़्यादा रख सकता था, और उससे किंग को ज़्यादा इनकम होती थी, और ज़्यादा इनकम होने की वजह से वो एक बड़ी आर्मी को मेंटेन कर सकता था। तो इसलिए वो अपनी किंगडम को एक्सपांड भी कर सकता था क्योंकि उसके पास आर्मी बहुत बड़ी होती थी। द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड मगध विद टिम्बर एंड एलिफेंट्स. टिम्बर वॉज यूज टू बिल्ड हाउसेज, फोर्ट्स एंड चैरियट्स. एलिफेंट्स वर यूज इन द आर्मी. और उसके आसपास जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर टिम्बर वुड बहुत ज़्यादा होता था और एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो टिम्बर को यूज़ करके अच्छे घर बना सकते थे, बड़े बड़े घर बना सकते थे, फोर्ट्स यानी किले बना सकते थे, चैरियट्स बना सकते थे, और एलिफेंट्स जो हैं वो उनको आर्मी में यूज़ करते थे। Magad had large deposits of iron ore. Iron was used to make agricultural implements, tools and weapons of war. और मगध में आयरन ओर के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा थे, आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलता था, और आयरन जो है उससे वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, टूल्स और वॉर के लिए वेपन्स भी बनाते थे, हथियार भी बनाते थे। मगध वॉज प्रोटेक्टेड बाय नेचर. द ओल्ड कैपिटल ऑफ राजगृह, present day Rajgir, was surrounded by hills on all sides. The new capital Patliputra, present day Patna, was situated along river Ganga. These were natural barriers against any attack on the kingdom. अब मगध जो था वो उसको नेचर ने भी प्रोटेक्ट किया हुआ था कि उसकी जो ओल्ड कैपिटल थी राजागृह, जिसको आजकल हम राजगीर के नाम से जानते हैं, उसके चारों ओर हिल्स थी। तो वो हिल्स होने की वजह से एनिमी को अटैक करना ईजी नहीं होता था। और इसी तरह से जो उसकी न्यू कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वो गंगा के किनारे थी। तो एक साइड पर उसके गंगा रिवर थी, तो गंगा भी जो है वो बहुत बड़ी रिवर है, तो वो भी एज अ बैरियर वर्क करती थी, और एनिमीज जो है वो इजीली अटैक नहीं कर सकते थे किंगडम पे। Magad had a flourishing trade with other regions. Profits from trade also helped the king to maintain a large army. और मगध जो है वहाँ पर ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता था, तो ट्रेड ज़्यादा होता था तो प्रॉफिट ज़्यादा होता था, और क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होता था तो किंग के पास आर्मी मेंटेन करने के लिए पैसा ज़्यादा होता था। Magad was ruled by very powerful kings such as Bimbisara, Ajatashatru and Mahapadmananda. They were always trying to expand their territories. और मगध जो थे वहाँ पर हमेशा जिन राजाओं ने राज किया वो अच्छे पावरफुल किंग्स थे। बिम्बिसरा, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, ये सभी जो हैं ये पावरफुल किंग्स थे। इन्होंने हमेशा अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड करने की कोशिश की। Magad remained powerful for hundreds of years. The Shishunga and the Nanda kings made the kingdom strong. It continued to remain powerful under the rule of the Mauryan kings. तो मगध जो था वो कई सालों तक बहुत पावरफुल रहा। शिशुनागा और नंदा किंग्स जो थे उन्होंने हमेशा अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग बना के रखा, और उसके बाद मौर्यन किंग्स जो हैं उन्होंने वहाँ पर शासन किया। उनके शासनकाल में भी मगध जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग किंगडम रहा। द वज्जी कॉन्फेडरेसी. द वज्जीज वर अ कॉन्फेडरेसी ऑफ मेनी क्लान्स ऑफ whom the Lichavis were the most powerful. Their capital was वैशाली in present day बिहार.
अब वज्जी कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल यूनियन, मतलब पॉलिटिकली जब ग्रुप्स जो हैं आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोला जाता है कॉन्फेडरेसी। तो वज्जी जो था वहाँ पर बहुत सारे क्लान्स की पॉलिटिकल यूनियन हुआ था, जिसमें लिच्छावी जो थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और उनकी जो कैपिटल थी वो थी वैशाली, जो कि बिहार में है। You have read earlier in the lesson that the Lichavis were a republic. They were not ruled by a king. Decisions were taken by the people themselves. For example, if a major decision had to be taken, people gathered and discussed what was to be done. अब लिच्छावी जो है उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि वो एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब वहाँ पर किसी राजा का शासन नहीं है, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं वही मिलकर आपस में डिसीज़न लेते हैं। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न जब लेना होता है तो वोटिंग के थ्रू वो डिसीज़न लिया जाता है। जिस डिसीज़न के लिए सबसे ज़्यादा लोग एग्री होते हैं उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट किया जाता है। द लिच्छावी रिपब्लिक रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फाइनली अजातशत्रु कॉन्कर्ड दिस महाजनपद। तो ये लिच्छावी रिपब्लिक जो है वो बहुत टाइम तक इंडिपेंडेंट रहा और फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद अजातशत्रु ने फाइनली फाइट करके और इस महाजनपद को जीत लिया था। So this was the final part of your chapter, The Early Kingdoms. I hope you got the chapter. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. If you want to check the links of the different other chapters of your book, you can find it in the description box below. Thank you everyone.